मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा और अगर मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। ये बात बाला साहब ठाकरे ने 2004 में एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। इत्तेफाक देखिए, 2022 में शिवसेना आज उसी दोराहे पर खड़ी है। इसीलिए बात 55 साल के दौरान शिवसेना पर आए सबसे बड़े संकट की करेंगे। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई हफ्ते भर बाद देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गई है। इस बीच सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद 21 जून की रात देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया था, पैचअप करने की कोशिश की थी। लेकिन क्या अब भी ऐसी गुंजाइश बाकी है? और अगर नहीं तो इसकी वजह क्या है? कैसे 2.5 साल के दौरान शिवसेना ने खुद के लिए सियासी गुंजाइश के कई दरवाजे बंद कर लिए? सवाल उठेंगे तो जवाब में एक नाम जरूर आएगा। यह नाम कौन है, इस स्पेशल रिपोर्ट में जरूर देखें। हमने बहुत बर्दाश्त किया है ना, तो बर्बाद भी हम ही करेंगे आपको। हिम्मत जो मेरे घर पर आई, पहले भी इस मंच से कहा था मैं नंगा आदमी, मैं शिव सैनिक हूँ। हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। कोई में तो आना पड़ेगा ना, वहां बैठ कर के हमको सलाह पढ़ शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। आज 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, चला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। करीब 5.5 फीट का कद, चेहरे पर गुरूर, आंखों में ऐनक और जुबान पर ज्वाला। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या, हे मुर्दे आहेत। एक हफ्ते से देश के सबसे अमीर सूबे महाराष्ट्र में जो सियासी महाभारत लड़ी जा रही है, उसके अहम किरदार इन्हें ही माना जा रहा है। नाम है संजय राउत। चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डाल दो। मौजूदा दौर में महाराष्ट्र में शिवसेना की सियासत ऐसे भंवर में घूम रही है जिसके लिए वक्त रेत की मानद फिसल रहा है। तोफाड़ हो चुकी है 55 साल पुरानी शिवसेना के लिए वजूद की जंग है, और इस सब के लिए जिसे जिम्मेदार माना जा रहा है वो संजय राउत ही है। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन राजनीति की गहरी परख रखने वाले लोगों को तो कमोबेश ऐसा ही लगता है। शरद पवार साहब और अजित पवार साहब, जयंतराव पाटिल, प्रफुल्ल पटेल सब मातोश्री पे आए थे। उनके सामने, उनके मौजूदगी में वहाँ से 10 एमएलए ने हमसे बात की, उनके मौजूदगी। अरे क्या बोल रहे हैं, कौन किसके साथ है? आइए आप महाराष्ट्र में फ्लोर ऑफ द हाउस पर, इसमें कितना दम है वो पता चलेगा। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी से और कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, ये हवा की बात नहीं है। शिवसेना में बगावत के बाद से ही एक चेहरा जो सबसे ज्यादा कैमरों की जद में है वो संजय राउत ही है। एक हफ्ते के दौरान शिवसेना की तरफ से जिस नेता ने बागियों के खिलाफ एक्शन से लेकर धमकी तक दी, वो नेता संजय राउत ही है। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो। मुंबई में तो आना पड़ेगा ना,
वहाँ बैठ कर के हमको सलाह और मार्गदर्शन कर रहे हैं। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। बाल ठाकरे की सियासी विरासत के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे बगावत के बाद से ही खामोश हैं, तो दूसरी तरफ संजय राउत मर्यादा और कई बार मर्यादा के दायरे से बाहर जाकर बागियों को चैलेंज कर रहे हैं। आपका नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। आप बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगाएंगे, हम बाला साहब के भक्त है बोलेंगे। बाला साहब ठाकरे के भक्त इस तरह से पीठ में खंजर नहीं घुसते। बागियों के खिलाफ संजय राउत ने जब भी जुबान खोली जहर उगला। जानकार मानते हैं कि राउत के इन्हीं बयानों ने शिवसेना के खंड खंड होने की स्क्रिप्ट लिखी। इसलिए सवाल वाजिब है कि क्या शिवसेना में बगावत की वजह संजय राउत है? क्या संजय राउत ही शिवसेना के दो फाड़ होने की वजह है? शिवसेना या आखिर संजय राउत किसके हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इन सवालों के नेपथ्य में पिछले करीब 2.5 साल में शिवसेना की 180 टन लेने वाली राजनीति है। इसलिए जवाबों को विस्तार से टटोलना है तो थोड़ा पीछे चलते हैं। बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बने। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए जिसमें बीजेपी और शिवसेना साथ थे। बीजेपी ने 144 तो शिवसेना ने 126 सीटों पर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो बीजेपी 105 तो शिवसेना को 56 सीटें हासिल हुई। बीजेपी से आधी सीट जीतने वाली शिवसेना नतीजे आने के बाद इस बात पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। मौजूदा वक्त की तरह ही तब भी फ्रंट फुट पर संजय राउत ही खेल रहे थे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने एक बात स्पष्ट कही है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में शिवसेना का होगा। मैं कहता हूं, अगर उद्धव जी ने कहा है मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, उसका मतलब है हम किसी भी कीमत पर राज्य को शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। ये सिर्फ बयान नहीं था, इस बयान में कॉन्फिडेंस से ज्यादा गुरूर था। संजय राउत उद्धव को सीएम बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, भले ही इसके लिए बाल ठाकरे के उस हिंदुत्व को ही हाशिए पर क्यों ना करना पड़े जिसकी बदौलत शिवसेना ने महाराष्ट्र की राजनीति में जड़ें जमाई थी। शिवसेना ने उसी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बना ली जिससे बाल ठाकरे ताउम्र कोसते रहे, लेकिन संजय राउत का बड़बोलापन कम नहीं हुआ। हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का सीएम रहे। अब 5 साल की बात क्यों करते, लेकिन हम बार बार ये नहीं कहेंगे कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। महाराष्ट्र में राजनीति की सीख और विचारधारा को किनारे कर संजय राउत ने महाराष्ट्र को ठाकरे खानदान से पहला मुख्यमंत्री तो दे दिया, लेकिन शिवसेना के कई नेता मन महसूस कर रह गए। इतना ही नहीं, बीजेपी से 2.5 दशक पुरानी दोस्ती तोड़कर उद्धव को सीएम बनाने वाले संजय राउत के 2.5 साल के बयानों ने इस खाई को और गहरा कर दिया। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और हमारे स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। कहा जाता है कि बीजेपी को हिंदुत्व के दम पर लगातार आगे बढ़ता देख संजय राउत की महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लग सकता था। इसलिए 2.5 साल के दौरान ऐसे कई मौके आए जब संजय राउत मुंबई से दिल्ली की सत्ता को ललकारते रहे। हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। और जब हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे। हम सफाई देना सियासत का तकाजा है, लेकिन हकीकत यह है कि एक दौर में कट्टर हिंदुत्व को लेकर दहाड़ने वाली शिवसेना सेकुलर चोला ओढ़ चुकी थी। यही बात शिवसेना के कई नेताओं को चुभ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिवसेना की बगावत की वजह सिर्फ इतनी थी? जानकार क्या कहते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। शिवसेना का जितना नुकसान संगठन का संजय राउत ने किया, शायद किसी ने नहीं किया। एकनाथ शिंदे के इस बगावत ने भी इतना नुकसान नहीं किया जितना संजय राउत ने किया। इसका एक कारण है, शिवसेना एक पारिवारिक पार्टी है
शिवसेना के जो सुप्रीमो होते हैं उनका एक परिवार है। बाल ठाकरे के समय से ये बात चलती आ रही है कि हर कार्यकर्ता अपने आप को उस परिवार से जुड़ा मानता है। उस परिवार के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो, कोई में तो आना पड़ेगा ना। संजय राउत बयानों के साथ ही सोशल मीडिया से लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी बीजेपी पर निशाना साधते रहे। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बयानों से शिवसैनिकों का बड़ा तबका मायूस था। बीजेपी के साथ जैसा एनसीपी का संबंध है, एनसीपी को ईडी के नोटिस भी मिलती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस को शरद पवार के परिवार पे भी नोटिस आए हैं, लेकिन एक दरवाजा मोदी जी के यहाँ हमेशा शरद पवार जी का खुला रहता है। शरद पवार जी आज भी मोदी जी के यहाँ वॉक इन है। यदि मोदी जी को फोन करे तो 2 मिनट में समय मिलता है। मोदी जी उनको गुरु मानते हैं। तो एक राजनीति में एक दरवाजा हमेशा खुला रखते हैं। सभी राजनीतिक दल एक दरवाजा खुला रहता है। वो दरवाजा ही सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी संजय राउत ने अपने बड़बोलेपन से। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर तो यहां तक कहते हैं कि शरद पवार के इशारे पर संजय राउत पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की गहरी समझ रखने वाले जानकार यहां तक कहते हैं कि गठबंधन सरकार में शिवसेना को सीएम पद मिला, लेकिन रिमोट कंट्रोल एनसीपी के हाथ में रहा। शिवसेना के विधायक तमाम शिकायतें करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वैसे बागियों के आरोपों पर एनसीपी का क्या कहना है, वो भी सुनिए। बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर जी ने कहा कि संजय राउत जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता पवार साहब की बात मानते हुए शिवसेना को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। मैं दीपक केसरकर जी को कहना चाहूँगा कि पवार साहब के पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता पवार साहब के लिए मर मिटने को तैयार है। महाराष्ट्र में फूट की राजनीति करना ये पवार साहब का व्यक्तित्व नहीं। सियासी मजबूरी हो या गठबंधन का धर्म, लेकिन जानकार कहते हैं कि राउत ने कभी भी बीजेपी को अपना सहयोगी दल नहीं माना। शिवसेना के अंदर भी उनकी बीजेपी से दूरी और एनसीपी चीफ शरद पवार से नजदीकियों की चर्चा आम हुआ करती थी। यही वजह है कि शिवसेना के संकट पर संजय राउत जितना बोलते हैं, उतना ही उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या घट रही है। संजय राउत जी बोलते हैं कि आसाम से हमने रेडे भेजे हैं और 40 एमएलए के डेड बॉडीज ही आ जाएंगी महाराष्ट्र में, तो ये धमकी के तौर पर ये देखा जा रहा है। मैंने सुना नहीं, अब जो बोलते ऐसा स्टेटमेंट मैंने देखा नहीं। इतना होने के बावजूद संजय राउत के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि बागियों को मुंबई आने की हिम्मत नहीं है। जो होना है होने दो, जो करना है करने दो, मुंबई में तो आना पड़ेगा ना। वहाँ बैठकर क्या हमको सलाह और मार्गदर्शन कर। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक, हमारे एक इशारा का इंतजार है बस। संजय राउत बागियों पर बरस रहे हैं, लेकिन इस बीच उनके परिवार से ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि संजय राउत के भाई सुनील राउत भी उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। अंदर खाने खबर है कि सुनील राउत भी शिंदे खेमे के बागियों से हाथ मिला सकते हैं। राउत और क्या क्या कहेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो शिवसेना बाल ठाकरे की हिंदुत्व वाली हनक और ठसक के दम पर परवान चढ़ी, आज वजूद बचाने के भंवर में फंस चुकी है। अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है